नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे। उसके पहले मैं पार करके मुश्किलों का बवंडर निकल गया, खुद अपनी प्यास का ही मैं समंदर निकल गया, और अपनों की दुआओं का कुछ ऐसा असर हुआ, घर से चला था कलंदर और सिकंदर निकल गया। एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता जब मेहनत करके पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तो कोई संगठन हो, कोई दल हो, कोई संस्था हो, लोगों को एक संबल मिलता है। जो उनके साथ लोग होते हैं उनको इस बात की अनुभूति होती है कि आज नहीं तो कल मंजिल उनको भी मिलेगी। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता, माटी के लाल, मध्य प्रदेश की माटी की सुगंध, संजय निगायत जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, एक ऐसा चरित्र, संजय जब नाम आता है तो महाभारत के संजय जी का चरित्र सामने परिलक्षित होता है कि बैठ के दूर से समझ लेते थे कि क्या क्या चल रहा है मैदान जंग में, युद्ध के मैदान में। तो कार्यक्षेत्र भी युद्ध के मैदान के जैसा ही है, और तत्काल आपको समझ में आया कि जो कहीं ना कहीं भंडारण है उसमें बहुत कमी खामी है, और पदभार ग्रहण करते ही निकल गए मैदान में आप, और बहुत सघन चेकिंग की। जो जिनको किराया मिल रहा है उनको ताकीद किया कि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो कम से कम जो आम जनता के लिए अनाज रखा है वो सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले ऐसे मूलभूत जगह पर ध्यान कैसे गया? पदभार ग्रहण करते हुए तो आपको कुछ ही समय हुआ था। सामान्य तौर पे मैं बहुत सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और मैं भी कार्यकर्ता बना तो मैंने कहा ना कि मैंने बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक बना। जी। तो बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक के नाते शाखा में जाते जाते एक आत्मविश्वास तो आता ही है जी, साथ ही अपनी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदेही उस समाज के प्रति, परिवार के प्रति या देश के प्रति क्या है, ये तो निश्चित रूप से संघ और संघ की शाखा में एज ए स्वयंसेवक के नाते दायित्व और दायित्वबोध कराई जाता है। जी जी। और जब हमने होश संभाला संघ के स्वयंसेवक के साथ में, फिर विभिन्न प्रकार के दायित्व रहे जी। छात्र राजनीति में, उसके बाद यानी अखिल संघ के काम के उपरांत, मतलब बीच में फिर हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम में भी काम करने का अवसर मिला। जी जी। और छात्र राजनीति का भी काम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से लंबे समय किया। जी जी। तो काम की बारीकियां, कार्यकर्तापन की जो नज़र, पैनी नज़र, समझना, इन सब बातों को लेके हम लोग मतलब रहते ही थे। जैसे हम कैंपस में हैं तो कैंपस में बाथरूम है तो उसकी सफाई क्यों नहीं है? अगर हम इस क्लासरूम में हैं तो उसकी पढ़ाई कितने ढंग से या कैसी होनी चाहिए? किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उन कमियों को लेके हम शैक्षिक, क्योंकि छात्र नेता और विद्यार्थी परिषद के दायित्व के नाते लड़ते ही थे, तो इस दृष्टि से फिर बाद में ये अवसर भी मिला कि अखिल संघ, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर इसके बाद भाजपा के काम करने का अवसर मिला। और भाजपा के काम के साथ में युवा मोर्चा के भी प्रदेश पदाधिकारी के रूप में मैं रहा। फिर पार्टी ने जिस हिसाब से मूल्यांकन किया हो, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। एक चीज़ मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ संजय जी, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का संघ दीक्षित, खासकर संघ दीक्षित शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कई बार भारतीय जनता पार्टी में कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो संघ दीक्षित हैं, बाद में मुख्य राजनीति में वो लोग हैं, उनमें से एक आप हैं। तो मैंने संघ दीक्षित लोगों को खासकर देखा है। आप लोग मतलब पद मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पद के पहले कभी नाम चर्चा में नहीं रहते। राजनीतिक लोगों के बीच में बड़ा द्वंद्व रहता है कि इनको मिलने वाला, इनको मिलने वाला है, लेकिन जब आप लोगों की बात आती है तो कभी भी नाम आ जाता है। तो जोड़ तोड़ होती है क्या? क्या सोचते ही नहीं है जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी वैसे ही काम करेंगे? संजय जी, मैं आपको बताऊं कि मैं संघ की शाखा जाता था, कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, और सिर्फ विचार के प्रति भाव, समाज के प्रति भाव, और ऐसा जुनून कि घर छोड़ के निकल गए और पूर्णकालिक हो गए। मतलब जब घर से निकले थैला लेके तो घर के लोग रोकते थे कि कहाँ, अब तो लड़का घर से हाथ से निकल गया। फिर उतनी समझ उस समय वास्तव में हम लोगों को भी नहीं थी। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई संघ के
विद्यार्थी विस्तारक होता है नहीं, पूर्णकालिक जैसी भूमिका में रह के संघ कार्यालय में की। बाद में फिर हमें से कहा जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करना है। काम करने के बाद जैसी दायित्व आता है 1 साल में, मैं वहां भी पूर्णकालिक निकल जाता हूँ। तो तब घर के लोगों को भी ये इस प्रकार की कल्पना नहीं थी कि घर से ऐसे ही काम करने के लिए 1 साल के लिए जाएगा फिर वापस आ जाएगा। बाद में जब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल नहीं आया तो ये तो लोगों ने कहा कि वो तो अब हाथ से गया, वो तो थैला लेके निकल गया। जैसे सामान्य तौर पे संत वगैरह रहते हैं घर से निकल जाते हैं, वैसे ही वो तो अब संघ के पूर्णकालिक, संघ के प्रचारक या विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में तो निकला। तो हमने उस समय भी, क्योंकि विचार के लिए काम करना है, संगठन के लिए काम करना है, और ऐसा जुनून, कहीं किसी प्रकार की निराशा नहीं आती थी। यानी एक रोज अगर निराशा भी आती थी तो एक मतलब सुबह अगर निराशा आ भी गई तो शाम होते होते तक वो आशाओं में भी बदल जाती थी। एक नया फिर कोई जोश जुनून या कार्य क्षेत्र के लिए कोई टारगेट या कुछ इसके लिए लड़ना है, विचार के लिए काम करना, तो ऐसा करके भाव लेके निकले। काम करते करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिले से लेके और प्रांत और राष्ट्रीय स्तर तक की जिम्मेवारियां रहीं। बाद में कहा गया कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। उस समय उमा भारती जी मुख्यमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था नेतृत्व ने, और कप्तान सिंह जी, अनिल दवे जी जैसे संगठक, माननीय कप्तान सिंह जी हमारे संगठन महामंत्री थे, अनिल दवे जी पूरे चुनाव के प्रबंधन और उसका काम देख रहे थे, तो उनके साथ में काम करने का कहा गया कि इनके साथ में आपको 2003 तो उस भूमिका में भी अवसर मिला। 5-6 लोग थे उसमें, अरविंद भदौरिया जी जैसे संगठक जो मंत्री रहे हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, तो उसमें हम 5-6 लोगों को काम एकदम सीधे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उठा के उस चुनाव मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन की टीम में हमको कहा। हम राजनीति नहीं जानते थे, ABCD भी नहीं जानते थे, लेकिन काम के प्रति जीवटता, संगठनात्मक रूप से काम करने की ये सारी सब पद्धतियाँ जानते थे। तो वो अवसर मिला और वहाँ से स्टार्ट हुए, फिर चल ही रहे। संयोग से, सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई। तो उसको सफल प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन कहा गया। हम लोगों की टीम को एक सफल टीम कहा गया। तो उनको फिर अलग अलग सबकी भूमिकाएं तय हुई। बाद में हमें युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना दिया गया। तो उस समय भी मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 28-29। लेकिन सरकार तो 2003 से बन रही है। 20 साल बाद सरकार में किसी ऐसे पद पर आए हैं जो पद जाना पहचाना पद है, तो सरकार बनवाने की जद्दोजहद में भी थे, उस रणभूमि में भी लड़ रहे थे, और 20 साल बाद एक कार्यकर्ता को, मतलब ये जानकर मुझे ही आश्चर्य हो रहा है कि 20 साल बाद व्यक्ति तो चाहता है कि 20 महीने काम करे, तो पहले दिन से ही इसके लिए जा रहा है। आजकल तो आदमी राजनीति में उसमें थोड़ा और संशोधन में करना चाह रहा हूँ। मैं 2004 एंड में युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री हो गया और 6 में मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष नॉमिनेट कर दिया। और मतलब उसके 6 महीने, साल भर के अंदर हमें इलेक्शन फाइट करके फिर उसको निर्वाचित होना था। तो आपको ध्यान हो, बुंदेलखंड से लगभग आपका भी वास्ता है, बुंदेलखंड में रहता हूँ। बुंदेलखंड में एक अपने प्रकार से अलग ढंग की राजनीति चलती है। तो उन परिस्थितियों में वहाँ भैया राजा अशोक वीर विक्रम सिंह कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। तो उनका एक अपना साम्राज्य था, उनका बाहुबल, उनका आभा मंडल। 20 साल तक वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, और साथ में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते रहते वो 2 बार निर्दलीय विधायक भी पवई विधानसभा से, यानी मैं पवई का ही रहने वाला हूँ, वहाँ से विधायक रहे। तो सामान्य तौर पे पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार, संघ परिवार का सबका ये था कि इनने समाज विरोधी, देश विरोधी इस प्रकार की गतिविधियां करी हैं, अपराध से लेके उनका एक बड़ा साम्राज्य है। उनके साम्राज्य को निस्तानाबूद करके हमें राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी संघ समर्पित लोगों को बिठालना है। तो जीवन का एक बड़ा वो अचीवमेंट भी था कि इसके खिलाफ हमें लड़ने भेजा जा रहा। और ऐसा नाम के आप अगर मतलब राजनीति में उनका बड़ा नाम चलता है, साम्राज्य था उनका, नारा भी लगता था उनका। एक चुनाव चिन्ह निर्दलीय के तौर पे हाथी रहा करता था, तो उनके चुनाव चिन्ह हाथी पे नारा लगता था कि मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली घलेगी छाती पे, लाश मिलेगी घाटी में। उनका आतंक इतना था कि नाम लेना भी अपराध था, मतलब कोई नाम नहीं ले सकता था। उन भैया राजा से लड़े तो लोग आते थे, कहते थे यार तुम अभी बच्चे हो, दाढ़ी मूछ भी नहीं है, और पता चला भैया राजा ने कहाँ मरवा के फेंकवा दिया, ठीक बात, तो बच के रहना। लेकिन क्योंकि संगठन की ताकत थी, संगठन विचारधारा के लिए काम किया हुआ अनुभव था, और हम लड़े, और ये हुआ कि उनका साम्राज्य ध्वस्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी समर्पित विचारधारा, राष्ट्रवादी समर्पित लोग पूरे जिले भर में कोऑपरेटिव सेक्टर में आए। बाद में बीच में मेरा घटनाक्रम हुआ कि हमारे ही लोगों ने हमको षड्यंत्र करके हटाने का प्रयास भी किया। हमारे तत्कालीन सहकारिता मंत्री, स्थानीय वहाँ के एक मंत्री और विधायक थे,
बुंदेलखंड में सामंतवाद चलता है, सामंतवादी कुछ लोग, माफिया टाइप के लोग हमारे पीछे पड़े और हमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा के हटाया गया। बाद में मैं लड़ा, उसके लेके भी संगठन और सरकार के लोगों से बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर गलत हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं, तो आपको लड़ना चाहिए। तो मैं लड़ा, बाद में फिर मैं हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से फिर बहाल होके कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना और 2015 तक मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष रहा। भूमिकाएं अलग अलग रही। हाँ, ये है कि कोई बड़ी किसी बहुत जिम्मेवारी है भूमिका में। हाँ, एक अभी आप तो अब आप एक पूरे प्रदेश के उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपका, चूंकि जब आप परीक्षण कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनसे संबंधित एक वेयर हाउस का भी आपने परीक्षण किया। अब चूंकि जब विपक्ष की बात आ जाती है तो आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे आरोप भी लगाए कि ये सरकार अपने घमंड में है और सरकार अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो मानस में एक चौपाई है कि प्रभुता पाए काय मद नाई। तो वो सत्ता का मद था या दायित्व बोध था, क्या था? शायद आपने देखा हो कि मैं लगभग जब से वेयर हाउस कॉरपोरेशन एंड लॉजिस्टिक का अध्यक्ष बना हूँ, तो मैंने बनते ही दूसरे तीसरे दिन, मतलब 2-3 दिन कार्यक्रम चलने के बाद मैं एकदम फील्ड में उतर गया। जी। और गेहूं खरीदी का काम चल रहा था। जी। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गंभीर हैं। गेहूं खरीदी को लेके बड़ा तनातनी भी चल रही होती है और आरोप भी कई प्रकार के लगते हैं, किसानों की भी शिकायतें रहती हैं। जी। तो अच्छा, शासन और सरकार पे भी अपने आप में बहुत दबाव रहता है, बहुत, क्योंकि जो गेहूं खरीदी का काम है, ये देश में सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ और हमने रिकॉर्ड बनाया। देश में लगभग 1,04,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश की सरकार। शायद सेंट्रल से आपके पास 79 मैट्रिक टन बाद में उसको बढ़ाया। अच्छा, वो बढ़ाया। हाँ, बढ़ाने के बाद 100 गया। तो वो भी 1,04,000 मैट्रिक टन गया खरीदने के बाद। तो वो उपार्जन का काम सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। अच्छा, आपके जो विभाग से ही संबंधित है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जी, और उसके मंत्री भी बुंदेलखंड से ही आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी। तो कॉरपोरेशन का और मंत्रालय का तो एक कोऑर्डिनेशन रहता होगा। अच्छा, वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से नहीं है, वो कांग्रेस से आए हुए हैं, तो अब आप तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत सक्रियता से आप पहले दिन से उतर गए हो। तो विभाग का मतलब मंत्रालय का किस तरह का सपोर्ट और मंत्री जी से जो समन्वय है? मंत्रालय का भी बहुत अच्छा सहयोग है। मंत्री जी भी सब चीज़ें बारीकियां समझते हैं। बनने के बाद मैं उनके पास गया, बात भी करता रहता हूँ और हर प्रकार से मतलब एक प्रकार से सामान्य तौर पे फ्री हैंड है। और वैसे तो सामान्य तौर पे निगम अपने आप में स्वतंत्र रहता ही है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जो खरीदी हो रही है वो हो रही वेयर हाउसों में। सामान्य तौर पे जो सेंटर बने हैं, खरीदी केंद्र बने हैं, वो बने वेयर हाउस में, उसका भंडारण होना वेयर हाउस में। तो जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, क्वालिटी वाला गेहूं खरीदा जाए, भंडारण ठीक ढंग से हो जाए, जो खरीदा है उसका भंडारण हो जाए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसके क्वालिटी के मतलब जो सर्वेयर वगैरह रहते हैं वो प्रॉपर हो जाए, और भंडारण के साथ में जो जिन लोगों ने खरीदा है उनका जो पैसा मिलता है, जो अकाउंट में जाता है, वो प्रॉपर हो जाए। तो इसको लेके मैं मैदान में उतरा और मैं अभी लगभग 100-125 के वेयर हाउस के आसपास मैंने निरीक्षण किया हुआ अभी। हाँ, अभी मैंने कर लिए इतने लगभग 100-125 वेयर हाउसों के मैंने निरीक्षण प्रदेश भर में कर लिए, लगभग 5 संभागों तक और लगभग 15 के आसपास जिलों में मैं हो आया। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि जीतू पटवारी का ही वेयर हाउस है और इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी। मतलब मैंने इसीलिए दोनों ही चीजें पूछी कि या तो वो दायित्व बोध होगा या फिर वो सत्ता का मत। अच्छा, मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष था, तो ये सामान्य तौर पे चेयरमैन या अध्यक्ष लोग करते नहीं हैं। उनको तो कई बार ये रहता है कि अध्यक्ष बन गए, चेयरमैन बन गए तो सारा एक मुख्यालय से या बड़े बड़े स्थानों पे दौरे हो गए, वो चलता था। तो मेरी ये थोड़ी कार्य पद्धति भी है कि मैं जब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष था तो मैं राशन दुकानों तक जाता था, मैं सोसाइटियों तक जाता था। अच्छा, अब ये जैसे एक चीज और है सर कि भंडारण हो गया, खरीदी में भी भूमिका हो गई, लॉजिस्टिक जहां तक है वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ मामला है, और लॉजिस्टिक में शायद सप्लाई केंद्र तक, जो राशन की दुकानों तक भंडार गृह से सामान पहुंच जाए टाइम से। तो कई बार होता है कि गाड़ियों में बीच में कम गुणवत्ता की चीजें चली गई, हेरा फेरी हो गई। अब आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का युग है तो आपकी अपनी एक गति तो है, क्या इसमें कुछ ऐसा नवाचार भी करेंगे ताकि ये चीजें बहुत सटीक रहें प्रबंधन के? हम उस वेयर हाउस को भी मैपिंग कर रहे हैं कि उस वेयर हाउस में कितना भंडारित अनाज रखा है। जी,
सरकार का रखा, निजी रखा, जो उसको हम पूरा मतलब ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे जी, सर्विलांस पे रखेंगे जी। और उससे अगर किसी प्रकार का कोई बगैर हमारे यानी परमिशन के, यानी जो भंडारण का गेहूं या तो पीडीएस में जाएगा या एफसीआई उठाएगी, और वो भी तय रहता है कि ये कब उठाना है, उसको भी हम एक लगभग सारे वेयर हाउसों को हम वो नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। जी, जी। शायद आपके यहाँ ही नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह जी आए थे, तो उन्होंने बताया कि पीडीएस के लिए भी जो गेहूं जाएगा, जी, जी। जैसी गाड़ी पीडीएस की दुकान पे पहुंचेगी तो वो मैसेज पहुंच जाएगा हितग्राहियों पे कि आपका पीडीएस का गेहूं आ गया। इसके बाद फिर जब जिस दिन वितरण होगा तो वितरण के बाद भी उन हितग्राहियों को मैसेज आ जाएगा कि आपका मतलब पीडीएस का खाद्यान्न आपका वितरण हो रहा। तो ऐसे ही हम लगभग पूरे वेयर हाउसों को ऑब्जर्वेशन पे रखने वाले। अच्छा, आप एक और मुख्यमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी प्रमुखता से सारे बड़े मंचों पर कि हमने देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी जनसंख्या सरकारी राशन पर निर्भर है। आप जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि राशन उनके घर तक पहुँचे। आपका मुख्यमंत्री आपका राशन आपके द्वार, ऐसी चर्चा मेरी मंत्री जी से जब मेरा साक्षात्कार में कर रहा था तो चर्चा के दौरान ये बात भी आई, तो लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए ऐसा एक, तो उसमें बड़ा लॉजिस्टिक का बड़ा महत्व है, क्योंकि वाहन से जाएगा फिर वो बटेगा, तो वो क्या है पूरा विषय? सामान्य तौर पे ऐसे हमारी जो एजेंसी है राशन दुकान की, वो पंचायत है, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं लगता है तो हम उसको और छोटी छोटी गाँव में ज़्यादा, जैसे बड़े गांव हैं, मजरा टोला या कोई बहुत बड़ा कोई पंचायत हुआ, तो उसको हम बहुत मतलब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। और ऐसी भी आवश्यकता पड़ी कि ये असहाय या नहीं आ सकता है, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी सरकार अब नई नीति में ला रही। इसके साथ जैसे उपार्जन भी का भी विषय आता है कि उपार्जन में भी किसान परेशान होते हैं, सरकार भी कई बार पैनिक होती है, अधिकारी कर्मचारियों पर भी दबाव आता है। तो भविष्य में आने वाली उपार्जन को लेके भी हम लोग बहुत सारा प्लान कर रहे हैं कि नया नवाचार क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि माननीय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मतलब ऊर्जा, उत्साह और नवाचारों से भरे हैं। हम लोग भी जब बने तो उन्होंने कहा, संजय जी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के आप अध्यक्ष बन गए, बड़ी टास्क है, बड़ी जिम्मेवारी है, अपन नवाचार करते हुए क्या क्या कर सकते हैं। वो स्वयं भी अपनी राजनीति में, मैं आपको बताऊं कि 8-10 प्रकार की चीजें, हम सिर्फ वेयर हाउस भंडारण का काम या लॉजिस्टिक का काम नहीं, तो वेयर हाउस में भी अन्य प्रकार के काम भविष्य भगवान ने चाहा तो हम जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो प्रेजेंटेशन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और मार्गदर्शन के बाद कुछ नई चीजें जोड़ी हैं कि हम जैसे बहुत सारे, अब मध्य प्रदेश आज वेयर हाउस के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां भंडारण की क्षमता सबसे ज़्यादा है, यानी लगभग 4.25 लाख मेट्रिक टन की भंडारण की क्षमता मध्य प्रदेश में, जो किसी भी राज्य में नहीं है। हम भंडारण क्षमता वाले सबसे बड़े राज्य हैं। तो कई जो प्राइवेट वेयर हाउस है उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, पता चला उन्होंने लोन लिया, EMI नहीं दे पा रही, तो हम उनको ई-कॉमर्स वगैरह से भी जोड़ रहे हैं। कुछ जो NH पे है तो उसको हम कुछ प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह के काम को भी जोड़ सकते हैं क्या, जैसे बड़ा कोई हमें कैंपस मिल जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने बना लिया है उसको, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत के अलावा उसको उसकी आय भी हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है किसी ने प्राइवेट ने बना लिया तो सरकार उसकी अनदेखी नहीं करेगी, उसको भी एक सपोर्ट सिस्टम मिले। क्योंकि इसमें 2 प्रकार की बात है, क्योंकि जो वेयर हाउस निजी भी किसी ने बनाया उसमें भी भारत सरकार की नाबार्ड की सब्सिडी है। जी जी। अच्छा, उसने छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, वो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और वो कहीं ना कहीं प्रदेश का ही निवासी है, तो उसकी भी परेशानी हम समझते हैं कि पता चला कि जब कई बार उसका भंडारण नहीं होता या वेयर हाउस नहीं भरता, तो पता चला वो EMI अपनी लोन की किस्त नहीं चुका पाता। तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार गंभीर है, उसको लेके भी हम योजनाएं कर रहे हैं। और आने वाले समय में वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से नए नए नवाचार, और इस धंधा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग या इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को और हम क्या दे सकते हैं, ये भी हम प्लान कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा। जी, अब आपकी जो है सक्रियता से विभाग नवाचारों से लवरेज होगा, ये तो कहते हैं पूत के लक्षण पालने वाली बात है। तो मैं विभाग से इतर भी जरा बात कर लूँ, क्योंकि 2003 में जिस व्यक्ति के चुनावी प्रबंधन टीम ने आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई हो, जिस टीम ने, तो लगातार राजनीति की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये कह रही है कि अब आजिज आ गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जनता,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से इस बार 2029 में वापसी करेगी, तो कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ थोड़ा बहुत दिखेगी? देखिए, आपको बताऊं कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी विधानसभा चुनाव के बाद जी, और उनके नेतृत्व में हम लोकसभा 29 में से 29 जीते, जो कभी नहीं हुआ जी। असंभव काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा क्लीन स्वीप किया, 29 में से 29 जीते जी। अभी राज्यसभा का भी आपने हाल ही चुनाव देखा जी, और हाल के चुनाव में जो एक सीट कांग्रेस की थी, यानी 2 तो हमारी थी, लेकिन जो तीसरी सीट कांग्रेस की थी वो भी हम, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो जोड़ तोड़ किया है। और जोड़ तोड़, मैं कह रहा हूं नवीन भैया कि अगर चुनाव होता तो कांग्रेस के मुगालते दूर हो जाते, लगभग 15 से 20 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अतिरिक्त मिलते आत्मा की आवाज पर। क्योंकि एक जब हमने एक अति पिछड़े वर्ग से, बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र से एक सामान्य कार्यकर्ता को लेके आते हैं, जैसे कहते हैं ना, केवट की नाव में तो वैसे एक ही व्यक्ति एक ही राम बैठे थे, यहाँ तो आपने पूरी राम सेना बिठा दी उसमें। अब आप देखिए, मतलब हम तो कहते ही है ना कि प्रभु श्री राम ने केवट को आगे गले लगाया और डॉक्टर मोहन यादव ने महेश केवट को आगे बढ़ाया। तो एक वंचित सामान्य कार्यकर्ता बुंदेलखंड से उठा के, जो पार्षद रहा और वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर भी नहीं रहा, उठा के उसको संसद की, देश की सर्वोच्च संस्था में भेज दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। आज निगम मंडलों में भी जिस प्रकार से मेरिट पे निर्णय माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुए हैं, हेमंत खंडेलवाल जी अपने आप में एक अलग विशेषताओं लेते हुए प्रदेश के अध्यक्ष, मतलब एक सहज सरल और कार्यकर्ताओं को आत्मसात करने वाले। तो आप ये देखिए, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। जीतू पटवारी उनकी अंतरकला है, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, जीतू पटवारी उमंग सिंधार आपस में लड़ मर रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस का इंस्पेक्शन किया तो जीतू पटवारी जी बड़े दम्भ व अहंकार में कह रहे थे कि मेरे नाम को लेके भी उल्टी सीधी बातें, बदतमीजी करी। बाद में अधिकांश कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के फोन आए कि आपने बड़ा साहस दिखाया, और वही कार्रवाई पे अंत में जीतू पटवारी बैकफुट पर आए। जीतू पटवारी ने माना कि वास्तव में हमारे वेयर हाउस में कमियां थी और उनने कंप्लायंस का पत्र भेजा है कि हमारे वेयर हाउस को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। तो ये कांग्रेस का एक चेहरा है कि ये प्रोपोगंडा करते हैं। ये इस बार राहुल गांधी का जब जन्मदिन हुआ तो राहुल गांधी जी को इस बार जन्मदिन पर एक नया टाइटल दिया कांग्रेस ने, जननायक। और राहुल गांधी जी कहते भी हैं कि अब मोदी जी का जादू उतर चुका है, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। तो आपको लगता है कि 28 में मोहन जी जनता को मोह लेंगे और 29 में मोदी मैजिक चलेगा? आप हम और आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जननायक क्या होता? जनता का नायक। तो जनता का नायक तो राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में लगभग 100-125 चुनाव हार चुके हैं राज्यों के। अभी तो पश्चिम बंगाल का ही हुआ, जी, उसके पहले उड़ीसा का हुआ था। जी। ऐसी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की संभावना ही नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी यानी कांग्रेस रही है ना वर्षों पश्चिम बंगाल, फिर तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का पार्ट है, वहीं से टूटा। फिर उड़ीसा में भी। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी नए नए कीर्तिमान बना रही है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत से लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नित नई सफलताएं प्राप्त कर रही हैं। अभी मैंने कहा कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा जीती, अभी राज्यसभा जीता, और मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा वो अद्भुत अद्वितीय है। और आपको मैं बता रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इस बात को आप रखिएगा और ये क्लिप अगर भगवान चाहे तो आप 28 के बाद चलाइएगा। मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ऊपर सीटें, 200 के आसपास जीतेगी, ये आप नोट कर लीजिएगा जी। तो एक बड़ा मशहूर सा गाना मुझे याद आ रहा है इस चर्चा के बाद कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना क्षेत्र की जो तमन्ना है वो निश्चित रूप से पूरी हुई होगी, क्योंकि संजय नगाइत जी जैसा व्यक्तित्व पन्ना की धरती से निकलकर, पन्ना की धरती से बाहर आकर पूरे प्रदेश में अपनी कर्मठता की, अपनी कर्मशीलता की आभा बिखेर रहा है। और ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हीरे की तरह है। तो हीरा तो सदा के लिए होता है, संभाल के रखना चाहिए। अब एक अच्छी चर्चा आपसे हुई और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है, वो चूँकि मध्य प्रदेश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ एक कॉरपोरेशन है, तो मध्य प्रदेश के अन्नदाता को आपका कॉरपोरेशन संबल और शक्ति प्रदान करे। आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ तमाम विचार साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद नवीन जी।